हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया है। चलो, सॉल्यूशन जो चैप्टर था वो खत्म हो गया था और मैंने बोला था सॉल्यूशन का ही वो एक मतलब पार्ट है। अपन ने लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ा था, उसका पहला पार्ट था वो था सॉल्यूशन। और आज अपन बात करके चलेंगे किसकी? कोलाइड विलियन की, जो आपके जेड के लिए इंपॉर्टेंट है। और कोलाइड विलियन साफ साफ लिखा हुआ है कि कोलाइड विलियन में से क्वेश्चन आना है और वो आपके चैप्टर्स में इंक्लूड है। और इतना आसान चैप्टर है और आप लोग थक भी गए होंगे वो न्यूमेरिकल करते करते। इसमें बिल्कुल न्यूमेरिकल नहीं है, एक भी न्यूमेरिकल नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अपने को कोलाइड चैप्टर को याद रखना है, याद करने का चैप्टर है। और मैं याद करवाने के लिए खुद जिम्मेदार हूं, मैं आपको याद करवा दूंगा। कुछ भी चीजें आपको फोकस नहीं करनी, मैं बताऊंगा कैसे याद करना है। तो क्लियर है? अब देखो, पहले सबके नाम बोल देते हैं जिन्होंने पिछले वीडियो पे कमेंट किया है। अपने मैडम प्रेरणा पारिक, उसके बाद में है थैंक यू सो मच पवन भांबू, नाइस गुरु, थैंक यू सो मच। सुमित्रा गढ़वाल, थैंक यू सो मच। राकेश डारा, थैंक यू सो मच। आदित्य तुस्सी, ग्रेट हो पाजी, थैंक यू सो मच आदित्य। चलो, तो आप अपना कमेंट जरूर छोड़े। आपको कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई चीज समझ में नहीं तो वो भी बता दिया करो ताकि मैं वापस उसको रिपीट कर दूं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है नेक्स्ट अपना लेसन है कोलॉइड सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, जिसको आप बोलते हो कोलाइडी विलियन। इसको और चीज क्या बोला जाता है? इसको डिस्पर्जन भी बोला जा सकता है, डिस्पर्जन सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो क्या होता है कोलाइड विलियन। अपन जनरल लाइफ के एग्जांपल लेते हैं कि कोलाइड क्या होता है। अपन इसको समझेंगे बाद में, अपन पहले देखते हैं कोलाइड वास्तव में अपने को पढ़ना क्यों है। भाई आप देखो, घर में सुबह उठते ही जो मर्द लोग हैं या फिर जो भी जनाना है, मादा समाज के जो भी प्राणी है, मेल है या फिर फीमेल है, तो आप सुबह उठते हो, नहाते धोते हो, तो आपने वहां पर देखा होगा नहाने धोने के बाद आप क्या यूज करते हो? भाई स्प्रे यूज करते हो। वो स्प्रे क्या है? कोलाइड है। आप वेक्स लगाते हो, जेल लगाते हो बालों में, वो क्या है? कोलाइड है। आपने घर में दूध देखा है, दूध क्या है? कोलाइड है। आपके रगों में, रग रग में खून बह रहा है, ये क्या है? कोलाइड है। आपने आपके जो आपने जिंदगी में जो उड़ाई है, मैंने उड़ाई है, जैसे धूल उड़ाई है, तो वो धूल क्या है? क्या है? कोलाइड है। आपको ना सुबह आप सर्दियों में उठते हो तो आपको चारों तरफ कोहरा दिखता है, वो कोहरा क्या है? कोलाइड है। आप मतलब घर में पेंट करते हो, दीवारों पे पेंट करते हो, रंग रोगन करते हो आप, वो क्या है? कोलाइड है। आप जैसे घर में कपड़े धोते हो तो आप जब पानी से झाग बनाते हो, वो क्या है? कोलाइड है। तो अपने डेली लाइफ में कोलाइड का बहुत सारा यूज है, इसलिए अपने को यहाँ पर कोलाइड पढ़ना क्या है? जरूरी है। उन्हीं सब चीजों को अपन पढ़ेंगे कि वास्तव में कोलाइड क्या होता है। तो अपन चलते पहले कोलाइड होता क्या, इस चीज को समझते हैं। तो याद करो, मैंने पहले भी ये चीज समझाई है कि मैंने मिक्सर यानी मिश्रण, आपको 3 टाइप का मिश्रण पढ़ाया था। उन्हीं चीजों को मैं वापस करूंगा। तो मिश्रण में अपने पास में कितनी चीजें थी याद करो। एक तो मेरे पास में था ट्रू सॉल्यूशन। क्या था? ट्रू सॉल्यूशन, जिसको अपन ने बोला था पीछे वाले चैप्टर में विलियन, शुद्ध विलियन। उसके बाद में आता है अपना कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, जिसको आप बोलते हो कोलाइडी विलियन। और इसके बाद में आता है सस्पेंशन, जिसको आप बोलते हो निलंबन। निलंबन, ये 3 प्रकार के अपने पास में क्या होता है? वास्तव में मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं? मिश्रण होता है। यहां पर फर्क किस चीज का है? यहां पर फर्क किसका है? तो मैंने बताया था कण का आकार, कण का आकार, पार्टिकल साइज। तो मैं पहला जो इनका आधार ले रहा हूं इनके वर्गीकरण का, तो मैं बोल रहा हूं कण आकार, कण का आकार, इसको आप बोलते हो पार्टिकल साइज। तो मैंने आपको कुछ बोला था पार्टिकल साइज को देखे, तो मैंने क्या बोला था कि कोलाइड का आपको ध्यान रखना है 1 नैनोमीटर से क्या होता है 1000 नैनोमीटर पार्टिकल की साइज होती है। कण का आकार कितना होता है
1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। आपको यही ध्यान रखना है। इसको चेंज कर देगा तो आपको क्या करना है, यूनिट चेंज कर सकते हो आप, सेंटीमीटर कर दे, एंगस्ट्रोम कर दे, तो अपने को पता है 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रोम होते हैं, तो एंगस्ट्रोम में चेंज कर सकता है। पर अपने को ये डेटा मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये बात कहां लिखी हुई है, देवों के देव महादेव वैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, एनसीईआरटी माता की जय। तो ये कहां लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। कुछ बुक्स में आपको देखने को मिलेगा 10 एंगस्ट्रोम, तो मैंने 1 नैनोमीटर को क्या कर दिया, एंगस्ट्रोम में चेंज कर दिया, तो 10 एंगस्ट्रोम से 2000 एंगस्ट्रोम कर रखा है। देखिए वास्तव में होना कितने चाहिए भाई, इसको चेंज करूंगा तो 10,000 एंगस्ट्रोम होना चाहिए था, लेकिन उनमें लिखा हुआ 2000 एंगस्ट्रोम। यदि एंगस्ट्रोम में ऐसा डाटा मिल जाए ऑप्शन में तो आपको टिक कर देना है, वरना आपको 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर ही याद करना है। कितना होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, एनसीईआरटी का डेटा है। यदि इससे पार्टिकल की साइज कम है, किससे, 1 नैनोमीटर से यदि कम है, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन हो जाएगा, विलियन जो अपन ने पढ़ लिया है। और यदि इससे 1000 नैनोमीटर से यदि अधिक साइज हो जाए कण की साइज क्या हो जाए, 1000 नैनोमीटर से अधिक हो जाए, तो वो क्या होता है, निलंबन। अब देखो दूसरा डिफरेंस क्या है, इनके कण कितने छोटे हैं भाई, मैंने बोला कि इनके कण छोटे होते हैं, कितने छोटे होते हैं, तो इतने छोटे होते हैं कि इसको आप मतलब नग्न आंखों से भी नहीं देख सकते, नग्न आंख से नहीं देख सकते, नग्न आंख से नहीं देख सकते। इनको भी नग्न आंख से नहीं देखा जा सकता, इनको नग्न आंख से देखा जा सकता है, लेकिन इनको सामान्य सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हो आप, सामान्य सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हो। इसको सामान्य सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते, सामान्य सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते आप किसको, ट्रू सॉल्यूशन को। तो इधर देखो नेक्स्ट चीज, तो दिमाग में सर क्वेश्चन आता है कि सर हम इसको देख नहीं सकते, छान सकते हैं क्या, तो ध्यान रखना जो ट्रू सॉल्यूशन है इसको आप छान भी नहीं सकते, इसका जो छानना है वो पॉसिबल नहीं है। यहां पर जो छानना है वो सामान्य जो फिल्टर पेपर है उससे तो नहीं छान सकते आप, सामान्य फिल्टर पेपर से नहीं छान सकते, लेकिन यदि कोई आप झिल्ली लेते हो, क्या लेते हो, झिल्ली लेते हो, तो उससे क्या कर सकते हैं, छाना जा सकता है। और इसको सस्पेंशन क्या है, मैंने बताया था पानी प्लस रेत, पानी प्लस रेत, ये क्या था, पानी प्लस आटा, और ये क्या है, पानी प्लस नमक। तो इसको क्या कर सकते हो आप, झिल्ली से छान सकते हो, सामान्य फिल्टर पेपर से नहीं छान सकते, पर आपकी जो मिट्टी होती है पानी में उसको तो आप जरिए से भी छान सकते हो, यदि छोटे मतलब पोर वाला जरिया हो आपके घर में तो उससे भी छान सकते हो। तो इसको क्या कर सकते हो, आसानी से अलग किया जा सकता है, आसानी से अलग किया जा सकता है। निलंबन अपने सिलेबस में है नहीं तो इसको ज्यादा फोकस नहीं करेंगे अपन, तो तीनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट चीज क्या देखते हैं, इनके ऊपर देखते हैं अपन गुरुत्वाकर्षण का क्या प्रभाव पड़ता है, गुरुत्वाकर्षण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपने देखा होगा, पहले मैं निलंबन की बात करता हूं, जो पानी में आप मिट्टी घोलते हो, पानी में जब मिट्टी घोलते हो तो थोड़ी देर बाद मिट्टी कहां हो जाती है, नीचे बैठ जाती है, तो इस पे तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहां पर इन दोनों पे गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये क्या करता है, पानी में नमक घोलने के बाद अब कितनी देर छोड़ दो वापस सेटल नहीं होता है। ये वाला जो है इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण का तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके ऊपर आप यदि अपकेंद्रण विधि लगाओ, अपकेंद्रण विधि मतलब घर में जेरणु देखे सबको सुबह सुबह छाछ करे, उस विधि को बोलते हैं अपकेंद्रण विधि। अप का मतलब होता है दूर जाना, किससे, केंद्र से, इसलिए अपकेंद्रण। तो आप उसको जब घुमाते हो तो वो छाछ आपने देखी होगी दूर फेंकी जाती है ऐसे, तो वो दूर फेंकने का जो मेथड उसको बोलते हैं अपकेंद्रण विधि। यदि आप यहां पर अपकेंद्रण विधि लगाते हो तो इसको आप क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो, नीचे बैठा सकते हो। अदरवाइज गुरुत्वाकर्षण का इन दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गुरुत्वाकर्षण का यहां क्या बोलता हूं, गुरुत्वाकर्षण का फर्क यहां पर पड़ता है, और यहां पर गुरुत्वाकर्षण का फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर कौन सी विधि का फर्क पड़ता है, अपकेंद्रीय विधि से, सेंट्रीफ्यूगल विधि से आप क्या कर सकते हो, इसको अलग कर सकते हो, नीचे बैठा सकते हो। ट्रू विलियन को तो उससे भी नहीं बैठाया जा सकता। अब देखो
ये तो बातें हुई इनकी सामान्य विधि, बातें हुई सामान्य लक्षण हो गए इनके। अपने को यहां पर ध्यान क्या रखना है, सिर्फ कण का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। अब देखो दूसरी चीज, मुझे ऐसे बताओ, जब अपने मिक्सचर पढ़ा था, मिश्रण पढ़ा था विलियन वाले चैप्टर में, तब मैंने क्या बताया था, मिश्रण कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का। कौन कौन सा, एक तो समांगी और एक क्या था, विषमांगी। मैंने क्या बताया था, विलियन समांगी मिश्रण होता है, बाकी सारे कैसे होते हैं, विषमांगी। तो मुझे बताओ ये कोलाइड एक प्रकार का कैसा है, विषमांगी मिश्रण है। क्या है, विषमांगी मिश्रण है। और ये क्या है, समांगी, और ये भी क्या है, निलंबन भी क्या है, विषमांगी। तो विलियन जो होता है, ट्रू विलियन, वो तो कैसा होता है, समांगी, और कोलाइड कैसा होता है, विषमांगी होता है। क्लियर है। अब पढ़ेंगे अपन कोलाइड। ये तो अपन ने लिया है कि कोलाइड आया कहां से। अब देखते हैं कोलाइड को पढ़ते हैं। सेम विलियन की कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, उन्हीं चीजों से अपन क्या करेंगे, कोलाइड को पढ़ेंगे। चलो अब अपन पढ़ेंगे वास्तव में कोलाइड क्या होता है। चलो कोलाइड की बात करते हैं। चलो कोलाइड की बात करते हैं। तो इतनी देर पढ़ा, उससे क्या निष्कर्ष निकला। नंबर 1, कण का आकार कितना रे भाई, रिपीट कर लो, 1 नैनोमीटर एनएम से 1000 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। नेक्स्ट अपन बात करके चलते हैं कोलाइड पार्टिकल के कैरेक्टर के ऊपर। तो मुझे बताओ ये समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है। ये एक प्रकार का क्या है, विषमांगी मिश्रण है। कैसा है, विषमांगी, यानी हेटेरोजीनस मिक्सचर। क्लियर है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, इसी में देखो क्या अपन ने पढ़ा कि इसको आसानी से सामान्य फिल्टर पेपर से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन किससे अलग कर सकते हो आप, झिल्ली से क्या कर सकते हो, इसको पृथक कर सकते हो। क्लियर है। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने यहां पर देखा कि इसको नग्न आंखों से आप नहीं फील कर सकते, नग्न आंखों से इतना मतलब पृथक नहीं कर सकते, नग्न आंखों से देख तो सकते हो, पृथक नहीं कर सकते। उसके बाद देखो इतने अपन ने पॉइंट पढ़े किसके बारे में, कोलाइडी विलियन के बारे में। अब देखो जैसा कि अपन ने विलियन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि विलियन में कितनी चीजें होती है, 2 चीजें, एक क्या होता है विलेय और दूसरा क्या होता है विलायक। वैसे कोलाइडी विलियन में भी क्या होता है, कोलाइडी विलियन में भी क्या होगा, 2 प्रकार के चीजें मिलकर क्या बनाते हैं, कोलाइडी विलियन बनाते हैं। क्योंकि एक प्रकार का मिश्रण है, और बताओ मिश्रण होगा तो एक से अधिक चीजें मिक्स होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो यहां पर कितनी चीजें मिक्स होगी, 2 चीजें। तो वो 2 चीजें कौन कौन सी होगी, तो आप देखते हो कितनी चीजों से मिलकर बना होता है, 2 चीजों से। इसमें एक होती है, उसको बोलते हैं, एक पार्ट जो कम मात्रा में होता है उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, जिसको आप हिंदी में बोलते हो परिक्षिप्त अवस्था, और दूसरा होता है डिस्पर्सन मीडियम। दूसरी चीज क्या होती है, डिस्पर्सन मीडियम, इसको बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम। इधर देखो डिस्पर्सन, इसको तो लिखा मैंने फेज अवस्था, और इसको क्या लिखा मैंने, माध्यम, क्योंकि ये माध्यम प्रोवाइड करवाएगा, इसके अंदर ये घुलेगा। क्लियर है। अब ये देखो डिस्पर्सन और डिस्पर्स्ड फेज में ये तो कितनी किसमें होगा, कम, ये तो अल्प होगा, और ये वाला कैसा होगा, अधिक होगा।
क्लियर है। दूसरी, अब मैं इनको शॉर्ट में लिखूंगा अब से डीपी, इसको क्या लिखूंगा मैं, डीपी डिस्पर्स्ड फेज, और इसको लिखूंगा मैं डीएम, क्योंकि इतने तो लंबे नाम लिखने में परेशानी होती है। इसको बोलते हैं प्रक्षिप्त अवस्था और दूसरी को बोलते हैं प्रक्षेपण माध्यम। जैसे विलयन में क्या था, विलय और विलायक, वैसे यहां पर क्या होता है, प्रक्षिप्त अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम। क्लियर है। अब इस प्रक्षिप्त अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम जो है ये अलग अलग टाइप के होने के आधार पर कोलाइड को कितने भागों में बांटेंगे अपन, 8 प्रकार के। विलियन को कितने भागों में बांटा जाता है, 9 प्रकार के भागों में। मैंने विलियन वाले में डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पर अपन कंपैरिजन करेंगे उसका, इसलिए मैं यहीं पे, वहां पर विलियन में कितने प्रकार का लेंगे अपन, 9 प्रकार का, और कोलाइड विलियन में कितने प्रकार का लेंगे अपन, 8 प्रकार का। क्लियर है। क्यों, अभी देखते हैं। तो देखो, एक तरफ ले रहा हूं मैं मेरा डिस्पर्स्ड फेज डीपी, और दूसरी तरफ लेऊंगा मैं डीएम, ये डिस्पर्सन मीडियम, इसको बोलूंगा मैं, चलो लिख देते हैं प्रक्षिप्त अवस्था, और इसको लिखेंगे अपन प्रक्षेपण माध्यम। क्लियर है। अब ये प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त अवस्था अलग अलग हो सकती है, इसी के आधार पर अपन क्या करेंगे, कोलाइड को 8 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे, 8 प्रकार के। ये इंपॉर्टेंट है। विलियन कितने प्रकार का होता है, 9 प्रकार का। कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। अब देखो, जैसे मैंने प्रक्षिप्त अवस्था क्या ली, प्रक्षिप्त मेरे पास में देखो पहले होगी, जैसे ठोस लिया, फिर मैंने द्रव लिया, और फिर मैंने गैस लिया। और पहले मैंने माध्यम ले लिया कि मैं इस ठोस को ठोस में डाल रहा हूं, फिर मैं द्रव को ठोस में डाल रहा हूं, और फिर मैं गैस को किस में डाल रहा हूं, ठोस में। क्लियर है। तो अब इधर देखो, दूसरा क्या होगा, फिर वापस वही प्रक्षिप्त माध्यम, ठोस, द्रव और गैस। अब की बार मैं सबको किस में डाल रहा हूं, मान लो द्रव द्रव द्रव, यानी लिक्विड में। अब की बार फिर देखो नेक्स्ट, फिर मैं वापस लूंगा ठोस, द्रव और गैस, किस में डालूंगा अब की बार, गैस, गैस और गैसीय। यानी एक बार ठोस को ठोस में डालूंगा, एक बार द्रव को ठोस में डालूंगा, एक बार गैस को ठोस में डालूंगा, फिर ठोस को द्रव में डालूंगा, फिर द्रव को द्रव में डालूंगा, फिर गैस को द्रव में डालूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, ठोस को गैस में, द्रव को गैस में, फिर गैस को गैस में डालूंगा। यहां पर ये वाले जो माध्यम है ये कैसा होगा, अधिक मात्रा में होगा, ये अधिक होगा, और ये कैसे होगा, ये कम होगा। तो देखो, एक बार तो ठोस ज्यादा है और ठोस कम भी है, फिर द्रव में और ठोस में, अब की बार ठोस ज्यादा है, इस वाले में देखो ठोस ज्यादा है, लेकिन ठोस द्रव में अब की बार द्रव ज्यादा है। तो आपको देखना ये वाली चीज ज्यादा होनी चाहिए और ये वाली क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब देखो इनका नाम क्या होता है, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, इनको क्या बोला जाता है। तो देखो एक प्रकार से ये कैसा कोलाइड है, ये ठोस कोलाइड है। कैसा है, ठोस कोलाइड, क्योंकि यहां पर क्या है, प्रक्षेपण माध्यम क्या है, ठोस है। उसके बाद देखो ये कैसा है, द्रव है, और ये कैसा है, गैसीय कोलाइड है। ठीक है। जब आप ठोस को ठोस में मिलाते हो तो इसको बोला जाता है ठोस सोल। क्या बोला जाता है, सोल, ठोस सोल बोला जाता है। अब इधर देखो, इसका एग्जांपल लेते हैं अपन। इसका एग्जांपल हो जैसे आपके मिश्र धातु क्या होती है, मिश्र धातु क्या होती है, ठोस में ठोस होती है, आपको पता है। तो ये किसका है, एक प्रकार का क्या है, कोलाइड है, जहां पर ठोस में ठोस मिला हुआ होता है। जैसे आपने अब मिश्र धातुएं आ गई, तो चलो मैं यहीं पे आप, चलो डी ब्लॉक में समझाएंगे। मिश्र धातुएं जो होती है, जहां पर दो धातुएं आपस में मिलकर नई धातु मिलाती है, फिक्स अनुपात में उनको मिलाया जाता है। तो मिश्र धातुएं क्या हो गई, ठोस में ठोस का एग्जाम्पल। अब देखो मैंने द्रव को ठोस में डाला, ये इंपॉर्टेंट है, द्रव को किस में डाला, ठोस में डाला। तो देखो द्रव को ठोस में डालूंगा तो इसको आप समझो, आपने जेली खाई है, जेली, जेली खाते हो आप, उस जेली में आपको जेली कैसी दिखती है, मुझे ऐसे बताओ। ठोस दिखती है, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी क्या होती है, मुलायम होती है, राइट और रॉन्ग।
तो यहां पर देखो उसकी अवस्था कैसी दिखती है, ठोस के जैसी दिखती है। तो यदि ठोस के जैसी दिख रही है तो अब की बार देखो द्रव किस में है, ठोस में है। द्रव किस में डाला है अपन ने, ठोस में डाला है। एग्जाम्पल क्या है अपनी, जेली। क्या है, जेली, जेल। तो यहां पर द्रव को ठोस में डाला। अब याद कैसे रखोगे कि जेली द्रव में ठोस थी या ठोस में द्रव है, याद करवाता हूं। मैंने, याद करो, विलायक के बारे में क्या बताया था कि विलायक ही विलयन की प्रावस्था यानी भौतिक अवस्था क्या करता है, निर्धारित करता है। विलायक क्या होता है, जो अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहां पर परिक्षेपण माध्यम अधिक मात्रा में पाया जाएगा तो अवस्था उसी की जैसी होगी। यहां पर देखो ठोस में क्या डाला है, ठोस में क्या डाला, द्रव डाला, तो अवस्था किसके जैसी होगी, परिक्षेपण के जैसी। तो आपकी जेली दिखने में कैसी दिखती है, ठोस दिखती है। इसका मतलब अब की बार ठोस वहां पर क्या है, परिक्षेपण माध्यम है। तो अब की बार क्या बोलेंगे अपन, ठोस में द्रव, यानी ठोस में द्रव है तो ठोस ज्यादा है उसमें द्रव कम है, तो याद कर लोगे जेली। और इसके आगे लगा लोगे वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लगा लोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। उसी की जगह इसको तो क्या बोला अपन ने, जेल। इसको क्या बोला, जेल। पर जब ठोस को द्रव में मिलाया जाता है, ठोस को किसमें, द्रव में, तो इसको रियल में क्या बोला जाता है, सोल बोला जाता है। यह है सोल, वास्तविक सोल क्या है, जब ठोस को द्रव में। तो कभी कभार पूछा जाता है जेल और सोल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोल क्या होता है, द्रव में ठोस, द्रव में ठोस। जेल क्या होता है, ठोस में द्रव। अब मुझे बताओ, ठोस द्रव में है, अवस्था किसके जैसी दिखेगी, परिक्षेपण माध्यम के जैसी, और दिखेगी। तो यहां पर परिक्षेपण माध्यम क्या है, द्रव है। राइट और रॉन्ग, इसका एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल भी पूछा जा सकता है। आपके घरों में जितने भी रंग रोगन के पेंट किए जाते हैं, पेंट दिखता कैसा है, लिक्विड दिखता है। बाल्टी आती है एशियन पेंट्स की, सालों साल एड देखा होगा टीवी में, अब चले सालों साल एशियन पेंट्स। तो वहां पर देखा होगा पेंट आप खोलते हो तो अंदर कैसा निकलता है, द्रव निकलता है, लिक्विड के जैसा निकलता है। लेकिन उसके अंदर होता है क्या है, वास्तव में ठोस भी डाला हुआ रहता है, वो पूरा घुला हुआ रहता है, एक प्रकार का कोलाइड है वो। तो यहां पर क्या होगा, जो ठोस है वो कम मात्रा में था, इसलिए वो किसके जैसा दिख रहा है अपने को, द्रव्य के जैसा। तो अब की बार क्या है, ये इसका एग्जाम्पल क्या है, घर में जो भी पेंट यूज करते हैं, कलर पेंट, ये क्या होता है, सोल होता है। क्या होता है, सोल होता है। उसके बाद देखो जो जो याद रखने के वो बता रहा हूं, एक तो सोल याद रखोगे, एक जेल याद रखोगे। तो ऊपर देखो जेल क्या होता है, मैं साइड में लिख देता हूं कौन कौन से याद रखने हैं। ये लिखो जेल, जेल क्या होता है, जेल को देखो आप, ठोस में द्रव। और सोल क्या होता है, द्रव में ठोस। दो तो ये याद रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, ये वेरी इंपॉर्टेंट। याद करने का तरीका भी मैंने बताया आपको। उसके बाद देखो नेक्स्ट आप कौन सा याद रखोगे इसमें से, उसके बाद याद रखोगे द्रव में से द्रव, द्रव में द्रव, इसको बोला जाता है बेटा पायस। और आपने एग्रीकल्चर में साफ पढ़ा होगा, सोइल केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, डेली टेक वाले चैप्टर में 12वीं क्लास में। दूध एक पायस है। तो पायस एक प्रकार का क्या है, कोलाइड है। कोलाइड का नाम है पायस। कब, जब द्रव में द्रव को घोला जाता है। तो आपने देखा होगा दूध में क्या होता है, पानी में वसा घुली रहती है, तो वो वसा पानी में घुली रहती है, तो द्रव में द्रव घुला हुआ है, वो क्या होता है, पायस। और इसका एग्जाम्पल क्या है, दूध। क्या है, दूध। तो जहां पर भी पानी में पानी घुला रहे वहां पर क्या बनता है, पायस बनता है, यानी द्रव में द्रव घुलता तो क्या बनता है, पायस। अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बताता हूं, सबसे बढ़िया चीज बेटा, जब भी गैस परिक्षेपण माध्यम हो, गैस क्या हो, परिक्षेपण माध्यम, तो उसको बोला जाता है एरोसोल। क्या बोला जाता है, एरोसोल। क्या बोला जाता है, एरोसोल बोला जाता है। कब, एरो का मतलब एयर, एयर से बनने वाला सोल, तो एरोसोल। जब भी गैस परिक्षेपण माध्यम हो, यानी गैस ज्यादा मात्रा में हो, तो हमेशा क्या बनेगा, गैसीय, या फिर क्या बोलते हैं उसको, एरोसोल बोला जाता है। अब देखो और क्या क्या नाम आ सकते हैं आपके पास में, हाइड्रोसोल। क्या आता है, हाइड्रोसोल। जब भी परिक्षेपण माध्यम है, यानी ज्यादा मात्रा में जो है वो पानी होता है, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, तो उसको जब पानी क्या होगा, परिक्षेपण होगा, तो क्या बोला जाता है, हाइड्रोसोल। यदि बेंजीन रहे परिक्षेपण माध्यम में तो उसको बोला जाता है बेंजोसोल। क्या बोला जाता है, बेंजोसोल। जब गैस होता है तो इसको बोला जाता है एरोसोल। क्या बोला जाता है, गैस के लिए
सोल। तो ऐसे नाम पूछा जा सकता है कि यदि परिक्षेपण माध्यम में बेंजीन है तो सोल का नाम क्या होगा, बेंजोसोल। यहां पर गैस है तो क्या होगा, एरोसोल। अब देखो नेक्स्ट आपको, चलो मैं इसका एक एग्जांपल और बताता हूं। आपके घर में जितनी भी दवाइयां आती है, क्या आती है, दवाइयां, तो आप दवाई के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ आता है सेक बिफोर यूज, यानी प्रयोग में लेने से पहले हिलाए। किसको, शीशी को, किसको हिलाए, शीशी को हिलाए, प्रयोग में लेने से पहले हिलाए। तो आप जब हिलाते हो तो क्या होता है, उसमें जो भी चीजें नीचे बैठ जाती है, जो भी कोलाइड के पार्टिकल होते हैं, वो उसका परिक्षिप्त जो अवस्था है वो नीचे बैठ जाती है, तो वापस हिलाने पर क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। तो ये क्या होता है, वहां पर कोलाइड होता है, इसलिए आपको वो क्या बोलता है, सेक बिफोर यूज, यानी प्रयोग में लेने से पहले हिलाए। अब इधर देखो, पेशेंट को नहीं, दवाई को। हाँ इधर देखो नेक्स्ट। अब और कौन सा आपका इंपॉर्टेंट है, तो द्रव्य में द्रव्य को क्या बोलते हैं, पायस बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट, गैस को किस में डाल रहा है आपकी बार, ठोस में। तो ठोस में गैस, ठोस में गैस क्या डालना है, ठोस में गैस डालना है। उसके बाद देखो आपके नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है गैस में ठोस। इंपॉर्टेंट है, कहां है, ये रहा, गैस में ठोस, सातवां। गैस में ठोस का क्या एग्जांपल है, तो गैस में ठोस आपने देखा होगा, गैस में ठोस को मैं समझाता हूं आपको। इसका एग्जांपल आपको देखो मैं क्लियरली प्रूफ भी कर देता हूं। गैस में जो ठोस होता है उसका एग्जांपल है, गैस में ठोस, इसका एग्जांपल है आपके धुआं, धुआं, स्मोक। क्या बोल रहा हूं, स्मोक है, स्मोक, धुआं। कैसे, धुआं किससे बनती है, जब हाइड्रोकार्बन का क्या करते हो, दहन करते हो। आपकी लकड़ी में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, उनका क्या करते हो, दहन करते हो। तो क्या होता है कि यहां पर कुछ हाइड्रोकार्बन नहीं जलते हैं। भाई हाइड्रोकार्बन नहीं जलते तभी तो धुआं बनती, पूरा जल जाता तो क्या हो जाता, आग बनती। सिर्फ नहीं जलते तो उनके क्या होते, छोटे छोटे कण होते हैं, ये कण किस में उड़ने लग जाते हैं। मान लो ये आपके एयर पड़ी है, ये पूरी एयर पड़ी है, इस एयर में छोटे छोटे क्या लग जाएंगे, जो हाइड्रोकार्बन नहीं जले वो क्या हो जाएंगे, यहां पर बिखरने लग जाएंगे। तो इनको क्या बोलते हैं, धुआं बोलते हैं। तो धुआं पूछा जाता, धुआं है क्या, तो धुआं क्या है, गैस में ठोस है। धुआं क्या है, गैस में ठोस है। नेक्स्ट समझा रहा हूं मैं, गैस में द्रव, गैस में द्रव, इसका एग्जांपल है कोहरा। आपके जो कोहरा होता है इसको बोलते हैं स्मोग, स्मोग बोलते हैं इसको, कोहरा या नमी जिसको आप बोलते हो। ये क्या है, द्रव, गैस में द्रव। आपके चारों तरफ गैस है और वहां पर सर्दियों में आपको देखा होगा पानी की बूंदे आपको दिखने लग जाती, तो पानी की बूंदे उड़ रही है गैस के अंदर, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, कोलाइड है। तो आपने देखा होगा कि वहां पर आपको जब ज्यादा सर्दी होती है तब गाड़ी चलाते हो, आप ड्राइविंग करते हो, तो आपको आगे की चीज नहीं दिखाई देती, क्योंकि कोलाइड कैसा होता है, धुंधला होता है, तो धुंधली चीज के आर पार आसानी से नहीं देखा जा सकता, इसलिए ये क्या होता है, कोहरा बन जाता है। और कोहरा क्या है, एक प्रकार का द्रव में गैस। तो आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना, आपकी डेली लाइफ से आप रिलेट करोगे, ये चीजें याद हो जाएगी। तो कोहरा आप खुद फील करो, कोहरा चारों तरफ गैस है और उसके अंदर क्या चल रहा है, पानी पड़ा है। उसके बाद में धुआं, अच्छा धुआं मतलब गैस ही गैस है और उसमें छोटे छोटे बिना जले हुए हाइड्रोकार्बन के छोटे छोटे कण है। बात क्लियर है। या फिर धुआं में और क्या है, आपको धूल उड़ाती है, धूल उड़ाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें धूल के छोटे छोटे कण और गैस होता है, वो भी क्या होता है, कोलाइड होता है। जिसमें आपको छोटी क्लासों में टिंडल प्रभाव पड़ाता है कि एक खिड़की में से जब आप देखोगे तो रोशनी आती है, उसमें धूल के कण उड़ते रहते हैं, तो गैस में तो उड़ते हैं। तो अपन पढ़ेंगे अभी टिंडल इफेक्ट। बात क्लियर है। अब देखो गैस में गैस, मैंने बोला था गैस में गैस कोलाइड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कोलाइड, भाई जब गैस में गैस को अगर आप मिक्स करते हो तो वो एक प्रकार का क्या बन जाता है, समांगी मिश्रण बन जाता है। अब कोलाइड कैसा होता बताऊं, कोलाइड तो विषमांगी था, राइट और रॉन्ग, और विषमांगी है तो यहां पर तो समांगी बन रहा है जब गैस में से गैस डाल रहे, इसलिए गैस प्लस गैस का कभी भी कोलाइड नहीं बनता है। इसलिए कोलाइड कितने प्रकार के हुए, 8 प्रकार के। कितने प्रकार के हुए, 8। याद कौन कौन से रख रहे हैं, इंपोर्टेंट करके वापस बता देता हूं, याद कौन कौन से रखने। तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, बोल दो ना जरा समझ में
आया के नहीं। हाँ इधर देखो, याद कौन कौन से रखने हैं? तो याद रखोगे आप, एक तो सोल, कॉपी पेन लेके बैठा करो, एक जेल, एक पायस, एक धुआं, एक कोहरा। तो देखो सोल क्या होता है? द्रव में ठोस। जेल क्या होता है? ठोस में द्रव। ये दिखेगा कैसा? तरल दिखेगा। एग्जाम्पल क्या है? पेंट, घर में जो कलर यूज होते रंग, ये कैसा दिखेगा? लसलसा, या फिर बोल सकता हूं ठोस ही ये दिखेगा। एग्जाम्पल क्या है? जेली जो आप खाते हो, या वेक्स वगैरह जो आप देखते हो। पायस क्या होता है? द्रव में द्रव। क्या होता है? दूध। क्लियर है? दिखेगा कैसे? तरल ही दिखेगा। उसके बाद में धुआं, धुआं क्या है? गैस में ठोस, गैस में ठोस। या आप देखते हो धुआं किसके कारण होता है? हाइड्रोकार्बन के कारण, बिना जले हुए हाइड्रोकार्बन। उसके बाद में कोहरा क्या होता है? गैस में, गैस में द्रव। और इसको आप क्या बोलते हो? स्मोक, जिसमें पानी की बूंदों के कारण ये होता है। क्लियर है? इतनी पॉइंट आप हमेशा याद रखोगे। तो क्या क्या याद रखना है? पायस क्या होता है? डायरेक्ट पूछा जा सकता है। दूध एक प्रकार का क्या है? पायस। तो दूध एक प्रकार का, आज से पता चल गया कि दूध क्या है? कोलाइडी विलियन है। क्लियर है? ये तो हुए कोलाइडी विलियन के पार्ट। अब चलते हैं अपन आगे। अब देखो अपने पास में कितनी चीजें थी कोलाइडी विलियन में? दो। क्या क्या? एक परिक्षिप्त अवस्था और दूसरी क्या थी? परिक्षेपण माध्यम। क्लियर है? चलो, एक अपने पास परिक्षिप्त अवस्था है और एक क्या है? परिक्षेपण माध्यम। अब देखो, अब मैं वर्गीकरण पढ़ा रहा हूं आपको कि मैं, ये जो मेरे पास कोलाइड है ये किस प्रकार के होते हैं। तो वर्गीकरण में पहला पढ़ा रहा हूं मैं परिक्षिप्त अवस्था के आकार के आधार पर। किसके आधार पर? आकार के आधार पर। कैसे भाई? हो सकता है कि मेरे पास में कोई कण ऐसा हो, कोई कण ऐसा हो जो अकेला ही कोलाइड की तरह व्यवहार करता है, या कोई कण ऐसे हो कि जो मिलकर किसकी रेंज में आ जाए, किस साइज में आ जाए। मान लो कोई छोटे छोटे कण हैं, वो कोलाइड का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन वो सारे मिलकर एक ऐसा प्रकार का अणु बना ले, कण बना ले कि वो कण कितनी रेंज में आ जाए? कितनी रेंज में आ जाए? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर से इसमें आ जाए, इस रेंज में आ जाए, तो वो क्या बन जाएगा? कोलाइड बन जाएगा। राइट और रॉन्ग? पर कोई मॉलिक्यूल ऐसा हो जो ऑलरेडी 1000 और 1 नैनोमीटर के बीच के आकार को लेकर बैठा है, तो वो तो खुद क्या किसकी तरह काम करता है? कोलाइड की तरह। और एक प्रकार अपन पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे अपन मिसेल। उसमें क्या होगा कि जब कम सांद्रता होती है तब तो वो किसकी तरह काम करेगा? वैद्युत अपघट्य की तरह। और ज्यादा सांद्रता पे किसकी तरह व्यवहार करने लग जाएगा? कोलाइड की तरह। तो अपन परिक्षिप्त जो अपनी अवस्था है इसके आकार के आधार पर क्या करेंगे? वर्गीकरण। और कितने भागों में बांट रखा है इसको? 3 भागों में बांट रखा है। पहला ए, पहला क्या है? पहला है मल्टी मोलिक्यूलर। मल्टी मोलिक्यूलर जिसको बोला जाता है बहुआण्विक या अणुक। बहुआण्विक या बहुअणुक बोला जाता है। शब्द को समझे, शब्द क्या बोल रहा है? मल्टी मोलिक्यूलर। मल्टी का मतलब होता है बहुत, मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? कण, अणु। यानी बहुत सारे अणु मिलकर क्या बनाएंगे? एक अणु बनाएंगे जो किस रेंज में आएगा? किस रेंज में आएगा? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर में। तो पहली चीज मल्टी मोलिक्यूलर में क्या होगा? तो देखें, कुछ छोटे छोटे कण
छोटे छोटे कण मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा कण। ठीक है, बताओ ये जो छोटे छोटे कण हैं इनका आकार कैसा होगा, 1 नैनोमीटर से कम। क्लियर भाई, 1 नैनोमीटर का होता तो ऑलरेडी खुद ही क्या होता, बड़ा अणु बन जाता ना, खुद ही कोलाइड की तरह व्यवहार करने लग जाता। तो छोटे वाले अणुओं का आकार कैसा होगा, 1 नैनोमीटर से कम होगा। यदि ये 1 नैनोमीटर से कम है तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, ऐसा कण बनाएंगे जिसकी साइज क्या होगी, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर से। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा किस में होता है, ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बनाते हैं अपन सल्फर सोल। क्या बनाते हैं, सल्फर का सोल या कोलाइड, सल्फर का सोल या कोलाइड। क्या होता है कि जब सल्फर होता है, इसका फॉर्मूला होता है S8। क्या होता है, S8। इस अवस्था में बनाता है कोलाइड। तो S8 जो है सल्फर का एक जब अणु होता है, एक जो कण होता है उसकी साइज मान लो मतलब ऐसे मान के चल रहे, मान लो 0.5 नैनोमीटर है। अब अपने को पता है 0.5 नैनोमीटर तो कोलाइड कण का साइज नहीं है। तो ये S8 के बहुत सारे अणु और कितने बहुत सारे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हजारों कण मिलकर एक क्या बनाते हैं, S8 के बड़ा अणु बनाता है। कितना, जिसका फॉर्मूला हो गया S8 1000 बार हो गया। हजारों अणु आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, किस रेंज में आ जाएंगे, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर में। अब ये किसकी तरह काम करेगा, कोलाइड की तरह। अब इसको मान लो मैंने पानी में डाल दिया तो अब ये क्या बनाएगा, अपना कोलाइडी विलियन बना लेगा। तो यहां पर पहले सल्फर का एक कण था, वो नैनोमीटर की रेंज में नहीं था, तो इसको क्या किया, एक सल्फर जो था इसके बहुत सारे अणु, हजारों अणु एक साथ हो गए। तो अब जो नया अणु बना वो किस रेंज में आ गया, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ गया। तो वो किसकी तरह व्यवहार करने लग जाएगा, किसकी तरह, कोलाइड की तरह व्यवहार करने लग जाएगा। ये होता मल्टीमोलिकुलर, यानी बहुत सारे कण आपस में मिलकर एक मतलब अणु बनाएंगे, कण बनाएंगे जो किसकी तरह व्यवहार करेगा, कोलाइड की तरह, यानी एक नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ जाता है। दूसरा पढ़ते हैं टाइप सेकंड। ये ध्यान रखना, इससे किसके बनाते हैं, सल्फर का सोल बनाते हैं। अब देखो नेक्स्ट है मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूलर, इसको बोलते हैं वृत्त अणुक। मैक्रो या वृत्त का मतलब क्या होता है, बड़ा। क्या होता है, बड़ा। बड़ा क्यों बोला यहां पर, क्यों यहां पर अकेला जो कण है, एक अकेला कण जो होता है उसकी साइज क्या होगी, ऑलरेडी पहले से उसकी साइज कितनी होगी, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर यदि पहले से उसकी साइज है तो वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, मैक्रोमोलिक्यूल की तरह, और अपना कोलाइड बना लेगा। इसमें जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, इसमें सारे के सारे मैक्रोमोलिक्यूल आएंगे, वृत्त अणु। अब मैक्रोमोलिक्यूल आपने बायोलॉजी में पढ़े होंगे, बायोलॉजी में वृत्त अणु कौन कौन से होते हैं, जितने भी पॉलीसेकेराइड होते हैं, जैसे सेल्यूलोज, जैसे स्टार्च, जैसे जिलेटिन। तो आपको ये याद नहीं रखना कि यहां पर कौन सा आएगा, वृत्त अणु। बायोलॉजी में वृत्त अणु कौन से, मैं याद करने का तरीका बता देता हूं। जितने भी डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, जितने भी आपके प्रोटीन्स है, ये सारे क्या है, वृत्त अणु है। तो यहां पर देखो सेलुलोज ले लिया मैंने, स्टार्च ले लिया, जिलेटिन ले लिया, ये क्या है, वृत्त अणु होते हैं। बायोलॉजी में भी आप पढ़ोगे, मैं यहीं पे आपके क्लियर कर देता हूं। तो जितने भी वृत्त अणु वो किसके ऑलरेडी किस रेंज में होते हैं, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर में। तो क्या करना, इनको क्या बोलेंगे, वृत्त अणुक। तो इनको मैं डायरेक्ट पानी में डालूंगा तो ये क्या बना लेंगे, अपना सोल बना लेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, यदि मैं एक आलू, आप घर पे भी कर सकते हो, आज कर लेना चाहिए। एक आलू लेना, उस आलू को काटने के बाद में उस आलू को पानी में डाल देना, थोड़ी देर में 2-3 घंटे उसको रखना, उसके बाद आलू को बाहर निकाल लेना। आलू के अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है, प्लस एक क्वेश्चन और बताता हूं बायोलॉजी का, आलू में और कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, एग्रीकल्चर में शायद आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो याद रखना, इनुलिन होता है। आलू में क्या होता है, इनुलिन। और उस इनुलिन से अपनी जो किडनी होती है इसको चेक करने में काम में लिया जाता है, किडनी टेस्ट में काम में लेते हैं। इनुलिन आलू में क्या होता है, इनुलिन होता है। अब इधर देखो, इसमें क्या होता है, स्टार्च होता है आलू में। तो वो स्टार्च क्या करेगा, आपको पता होगा, बाहर आ जाएगा प्रासरण से। अब आप देखोगे तो पानी आपको धुंधला धुंधला सा दिखता है,
पानी आपने शुद्ध लिया था, अब वो पानी कैसा दिखेगा 1-2 घंटे बाद में धुंधला धुंधला, क्योंकि उसमें क्या आ गया स्टार्च, तो वो आपके पास में सोल तैयार हो गया स्टार्च का। तो इस प्रकार वो क्या होगा, ऑलरेडी किसकी तरह व्यवहार करता है, वृहद अणु की तरह व्यवहार करता है। तीसरा अपन पढ़ते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, और तीसरा है मिसेल। क्या है, मिसेल। तीसरा टाइप होता है इसमें सी, उसको बोलते हैं एग्रीगेट या इसको बोलते हैं मिसेल। मिसेल इसका एग्जाम्पल है, मिसेल या फिर एग्रीगेट, जिसको बोलते हैं संगुणक, संगुणन या संगुणक, या फिर क्या बोलते हैं इसको मिसेल, माइसेल्स बोलते हैं। इधर देखो, ये संगुणन में क्या होता है, इसमें कुछ ही नहीं है, ये होता है आपके साबुन वगैरह में बनता है। अभी अपन मैकेनिज्म पढ़ेंगे इसकी पूरी, किसमें बनता है, साबुन वगैरह में। तो यहां पर होता क्या है, अब चुटकी भर सिंदूर नहीं लेना है, मांग नहीं भरनी है, चुटकी भर सिंदूर नहीं लेनी है। सर बता दो फिर, चुटकी भर सर्फ लेना घर पे आज, चुटकी भर सर्फ एक बाल्टी पानी में डालोगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कपड़े थोड़े धुल जाएंगे। फिर आप क्या करोगे, बाटकी भर के उसमें सर्फ डालोगे, कटोरी भर के सर्फ डालोगे, हिलाओगे उसको, क्या बनेगा, झाग बनेगा। वो क्या बन गया, कोलाइड बन गया, उसका क्या बन गया, कोलाइड बन गया। तो मुझे बताओ, तो आपने चुटकी भर उसमें डाला तो कुछ पानी में हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब जब आपने शुरू में जब सोडा डाला या साबुन डाली, तो साबुन का सूत्र क्या होता है बताओ, साबुन का सूत्र क्या होता है, C17 H35 COO ये एक प्रकार का क्या है, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा अपन ने, इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि आयनों में टूटेगा ना COO- और Na+ में, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अपघट है। अब बताओ, वैद्युत अपघट है, पानी में जाके तो टूटेगा, लेकिन जब ये थोड़ा सा टूटेगा, जब ये कम सांद्रता में था तब तो पानी में टूटा और इलेक्ट्रोलाइट की तरह व्यवहार कर रहा था। जैसे इसकी सांद्रता आपने बढ़ाई, एक चुटकी, सिंदूर नहीं सरफ, चुटकी भर सिंदूर का मूल्य तुम क्या जानो बाबू। इधर देखो, जो इलेक्ट्रोलाइट आप लेगो, जब कम सांद्रता में था तभी इलेक्ट्रोलाइट की तरह व्यवहार कर रहा था, पानी में जाके आयनों में टूट गया, लेकिन मिसेल का निर्माण नहीं हुआ। पर जैसे आपने सांद्रता बढ़ाई, कटोरी सर्फ की डाली और थोड़ा सा हिलाया, पूरे के अंदर क्या हो गए, झाग ही झाग हो गए। तो ये क्या बन गया, अब मिसेल का निर्माण कर लिया। और वो मिसेल क्या है, कोलाइडी विलियन है। क्या है, कोलाइडी विलियन है। तो ये क्या करो, इसके अंदर मैं क्या बोलूंगा, ऐसे यौगिक जो अल्प मात्रा में या अल्प सांद्रता में मात्रा में किसकी तरह व्यवहार करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट की तरह, लेकिन अधिक सांद्रता पर क्या बनाते हैं, मिसेल बनाते हैं, मिसेल का निर्माण या कोलाइड का निर्माण कर लेते हैं। अब यहां पर दो टर्म याद रखने हैं, कितनी सांद्रता पर मिसेल बनेगी, उस सांद्रता को बोला जाता है CMC, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। क्रांतिक, याद रखना, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, क्रांतिक मिसेल सांद्रता। क्या बोलते हैं, क्रांतिक मिसेल सांद्रता। क्या बोला जाता है, क्रांतिक मिसेल सांद्रता। और फिक्स टेम्परेचर पे बनती है, ऐसे नहीं आप सिरप को पानी में डाल के और फ्रिज में रख दो कि कोलाइड बन जाएगा, नहीं, फिक्स टेम्परेचर पे बनती है। और उस टेम्परेचर को बोला जाता है TK, जिसको हिंदी में बोलोगे आप क्राफ्ट ताप। क्या बोलोगे, क्राफ्ट ताप, यानी ऐसा ताप जिसके नीचे आपकी मिसेल का निर्माण नहीं होता है। और ऐसी सांद्रता जिसके नीचे मिसेल का निर्माण नहीं होता है, उसको क्या बोला जाता है, क्रांतिक मिसेल सांद्रता, CMC शॉर्ट में। और इसको क्या बोलता है, ताप को क्या बोला जाता है, क्राफ्ट ताप बोला जाता है। अब देखो मिसेल कैसे बनी, इसको समझते हैं अपन। मिसेल कैसे बनी, आपके कपड़े साफ कैसे होते हैं वो भी मैं यहीं पे समझाऊंगा। तो मैंने क्या ली, मिसेल,
देखो मिसेल कैसे बनी, मेरे पास में था C17 H35 COO Na, यही था मेरे पास साबुन। क्लियर है? ये क्या होगा, इस साबुन में देखो होता क्या है, C17 H35 COO माइनस में टूट जाएगा, जैसे मैं पानी में डालूंगा तो इलेक्ट्रोलाइट टूट जाएगा। क्लियर है? ये क्या बन जाएगा COO माइनस। यहां पर आपको दो चीज दिख रही होगी, एक तो इसका ये जो COO माइनस है, COO माइनस, एक तो इसका इतना भाग, ये यहां पर देखो इसके ऊपर आवेश है, आवेश वाली चीज को क्या बोला जाता है, ध्रुवीय। कैसी होती है, ध्रुवीय। यहां पर ये C17 H35 है, ये कैसी है, अध्रुवीय। आगे का जो इसका भाग है इसको मैं क्या बोलूंगा, सिर बोलूंगा, सिर, हेड। पीछे वाले भाग को क्या बोलूंगा, पूंछ। अब मुझे बताओ लड़ाई में आगे कौन आता है जिसको डर नहीं लगता है, जिसको डर नहीं लगता, जिसको लड़ाई से प्रेम होता है, हम लड़ेंगे। तो प्रेम को क्या बोलते हैं, तो ये आगे वाला जो भाग है ये ध्रुवीय होता है। और आप बताओ पानी कैसा होता है, ध्रुवीय है, ध्रुवीय, अरे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, कैसा होता है, ध्रुवीय होता है। बताओ ध्रुवीय में घुलना चाहता है कि नहीं चाहता, चाहता है। तो जो चीज पानी को लायक करती है उसको क्या बोलते हैं, जलरागी। तो आगे वाला जो ध्रुवीय भाग है, जो सिर है, ये कैसा है, जलरागी। पीछे वाला भाग कौन होगा, जिसको लड़ाई में पीछे कौन खड़ा होता है, जिसको डर लगता है, तो इसको बोलते हैं जल विरागी। विरागी का मतलब जिसको जल से डर लगता है। तो जो डरता है वो पीछे खड़ा होता है, और जिसको डर नहीं लगता वो कहां खड़ा होता है, आगे खड़ा होता है। तो मिसेल में ये जो आपका यौगिक का C17 H35 COO माइनस, आगे वाला जो सिर होता है वो कैसा होता है, ध्रुवीय, और पीछे वाली जो इसकी पूंछ होती है वो कैसी होती है, अध्रुवीय होती है। अब देखो होगा क्या, मैं जैसे इसमें इसको मैं डालूंगा तो अकेला जो अणु है तो वो तो बना नहीं सकता मिसेल, बहुत सारे अणु चाहिए। तो मैंने क्या बोला, मान लो मैंने सांद्रता ले ली कहां तक, CMC तक, क्रांतिक मिसेल सांद्रता तक मैंने इसमें अपनी साबुन डाल दी। ठीक है, अब होगा क्या, तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही ये मान लो पानी का अणु पड़ा था, ये क्या पड़ा था, पानी का अणु। क्लियर है? पानी का अणु कैसा है, ध्रुवीय। तो ध्रुवीय के पास में ध्रुवीय आना पसंद करेगा, तो यहां पर कौन आ जाएगा, COO माइनस। और ये क्या आ जाएगी इसके पीछे, ये पूंछ, इस पूंछ को मैंने पूंछ बना दी। फिर इधर क्या आ जाएगा, COO, और ये क्या आ जाएगा, O माइनस, और ये क्या चली जाएगी इसकी पूंछ। यहां पर क्या आ जाएगा, O माइनस और COO, और ये क्या चली जाएगी इसकी पूंछ। फिर यहाँ पर COO, ये O माइनस, और ये क्या चली जाएगी इसकी पूंछ। फिर यहाँ पर देखो COO, ये O, ये माइनस, यहाँ पर ये चली जाएगी पूंछ। यहाँ पर देखो C, ये O माइनस, O, ये क्या चली जाएगी इसकी पूंछ। तो ऐसे इसके देखो यहाँ पर बहुत सारी ऐसे बन जाएगी, ऐसी संरचना बन जाएगी। ये जो संरचना बनी, अब देखो ये बड़ा अणु बन गया। अब पहले इतना सा अणु था, अब देखो ये बड़ा अणु बन गया। जब मैंने सांद्रता बढ़ाई तो ये जो बड़ा अणु बना इसको क्या बोलते हैं अपन, मिसेल। तो देखो बहुत सारे अणु आपस में मिलकर क्या बना दिया, मिसेल बन गई। क्लियर है? अब देखो ये मिसेल काम कैसे करती है, कपड़े का मेल कैसे निकलता है। तो आज आपको कपड़े धोना सिखाएंगे। अरे सर मैं जेट की तैयारी कपड़े धोने के लिए नहीं कर रही हूं, कपड़े धोने होते हैं तो मैं शादी कर लेती, जेट की तैयारी थोड़ी करती। कोई बात नहीं, घर पे जाने के बाद, ससुराल जाने के बाद समझा देना उनको किनको, आप समझदार हो, उनको समझा देना कि कपड़े धुलाने में मिसेल का निर्माण होता है। और मिसेल, क्योंकि आपको ससुराल वाले बोलेंगे ओ मगर तो नहीं ओढ़ती बीननी बेइज्जत सरफ खराब करे, तो उनको बोल देना मिसेल बनाने के लिए CMC चाहिए। उनको समझ में नहीं आएगा, फिर वो क्या बोलेंगे, डोल तारा जच्चा जत्ती, तो CMC तक पहुंचा देंगे। अब देखो मिसेल कैसे बनेगी। ये तो एक पानी का मॉलिक्यूल था, तब मैंने बताया मिसेल कैसे बना। अब मैं क्या करूंगा, बाल्टी में डालूंगा इसको। तो बाल्टी में क्या होता है, चारों तरफ पानी पानी होता है, चारों तरफ क्या होता है, पानी 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 होगा। तो देखो ये कंडीशन ऐसी हो जाएगी। अब की बार क्या हो जाएगी, कंडीशन ऐसी हो जाएगी, कंडीशन ऐसी हो जाएगी। यहां पर क्या होगा, COO माइनस, COO माइनस, क्योंकि जो पूरा ये पीछे वाला भाग है जल विरागी है, तो ये पानी से दूर भागने की कोशिश करेगा। तो चारों तरफ ही आगे किसको कर देते हैं, जो डरते नहीं है। जो नहीं डरते वो क्या है, ध्रुवीय भाग, जो पानी से नहीं डरते हैं, क्योंकि ये ध्रुवीय के साथ में अटैच हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये आगे किसको खड़ा कर देते हैं, जो नहीं डरते हैं। तो इस प्रकार पानी में क्या बनती है, मिसेल बनती है। पानी में इस प्रकार मिसेल बनती है।
जब अपन बाल्टी में किसको घोलते हैं तो ये क्या बन गया, एक मिसेल बन गया। अब देखो ये मिसोमिसेल है, पीछे पूंछ आ गई और आगे क्या आ गया, इसका आयनिक भाग आ गया जो पानी के साथ में क्या करेगा, जुड़ जाएगा। क्लियर है, ये बन गया आपकी मिसेल। अब ये क्या करेगी, आप जैसे इसको डालोगे किसके ऊपर, ये मिसेल किसके ऊपर बैठेगी, आपके मेल के ऊपर। मेल एक प्रकार का क्या तेल है भाई, वसा वगैरह ही तो मेल जमाती है। कभी ऐसे देखा है क्या, देखो कॉलर वगैरह काली हो जाती है, यहां से काली हो जाती है जहां तेल के कांटेक्ट में आती है, बाकी शर्ट अपना गंदा क्यों नहीं होता, क्योंकि वो वसा के कांटेक्ट में नहीं आया, तेल के कांटेक्ट में नहीं आया, ग्रीस के कांटेक्ट में नहीं आया। तो देखो यहाँ पर जो वसीय चीज पड़ी है, अब बताओ वसा कैसी होती है, जल विरागी होती है, पानी में नहीं घुलती है। और ये देखो जब पानी में नहीं घुलेगी तो ये मिसेल इसके ऊपर आएगी, तो अपन जैसे इसके ऊपर पानी डालेंगे और ब्रश रगड़ेंगे तो ये देखो यह वाला जो भाग है इस पूंछ के साथ में जुड़ जाएगा, द्रव्य विरागी पूंछ भी, और पूंछ के साथ ही जैसे पानी के साथ इसको डालोगे तो ये ग्रीस क्या हो जाएगा, यहां से साफ हो जाएगा और आपका शर्ट क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो आपको यहां पर कुछ ध्यान नहीं रखना, मिसेल किसका एग्जाम्पल है, एग्रीगेट का, संगुणक कंडीशन का एग्जाम्पल है। मिसेल जिस सांद्रता पे बनती है उसको क्या बोलते हैं, सीएमसी, और जिस ताप पे बनती है उसको क्या बोलते हैं, क्राफ्ट ताप। बस 3 ही पॉइंट ध्यान रखने, ये बोर्ड के एग्जामों में सिखाया जाता है कैसे साफ करता है, अपन ने देख भी लिया, हालांकि ये मिसेल कैसे बनता मैंने वो भी बता दिया। तो ये एक प्रकार का संगुणक का एग्जाम्पल था। तो मिसेल एक प्रकार का क्या है, कोलाइड है, जो किससे बनता है, एग्रीगेशन से बनता है, संगुणन से बनता है, जो एक फिक्स सांद्रता पे बनता है उस सांद्रता को क्या बोलते हैं, क्रांतिक मिसेल सांद्रता, और एक फिक्स ताप पर बनता है उस ताप को क्या बोलते हैं, क्राफ्ट ताप। तो ये तो बातें हुई किसके आधार पर, प्रिसिप्त अवस्था के आधार पर अपन ने किसको डिवाइड कर दिया, कोलोइड को डिवाइड कर दिया। अब देखो अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का। तो ये तो अपन ने एक प्रकार का क्या पढ़ा, वर्गीकरण पढ़ा। अब देखो अपन नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्गीकरण पढ़ेंगे कोलाइड का। और वो किसके आधार पर पढ़ेंगे, बात वही, रिश्ता वही, सोच नहीं। हाँ इधर देखो, बात वही है, सोचने का नजरिया बदल गया। मेरे पास में क्या है, एक परिक्षिप्त अवस्था और एक क्या है, परिक्षेपण माध्यम। इन दोनों के बीच में कैसा लगाव है, दोनों के बीच में प्यार है या नहीं है। डॉक्टर गुलाटी वाले में बोलते हैं वो रिंकू भाभी, वो तो हमें पीआर ही नहीं करते। तो यहाँ पर पीआर करते हैं या पीआर नहीं करते हैं, इसको देखना है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन बनती है, एक पीआर कर सकते हैं और एक बार पीआर नहीं कर सकते हैं। सर ये प्रेम की बातें, रिश्ता वही, सोच नहीं। इधर देखो, एक बार क्या होगा, पीआर कर सकते हैं, तो मैंने क्या बोला, परिक्षिप्त प्लस परिक्षेपण के मध्य क्या होगा, प्यार होगा, या परिक्षिप्त प्लस परिक्षेपण में प्यार बहुत कम होगा या नहीं होगा। 2 कंडीशन बनती है। इस प्रकार का यदि सोल बनता है, इसके प्रकार का यदि कोलाइड बनता है या सोल बनता है, उस सोल को बोला जाता है हाइड्रोफिलिक सोल। फिलिक का मतलब होता है लविंग, प्यार करने वाला। इसको बोला जाता है द्रव रागी। इसका नाम होता है लिपोफिलिक, लायोफिलिक। क्या बोलते हैं, लायोफिलिक। लायो का मतलब होता है द्रव, लिक्विड। फिलिक का मतलब होता है प्यार करने वाला, स्नेही। तो द्रव्य रागी या द्रव्य स्नेही। इधर प्यार बिल्कुल नहीं है, दोनों अवस्था के बीच में बिल्कुल प्यार नहीं है। प्यार नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं, लायोफोबिक। लायो का मतलब लिक्विड यानी द्रव, फोबिया का मतलब होता है डर। जैसे गंडक काटने पर
होता है ना बीमारी हो जाती है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब पानी, फोबिया का मतलब डर, जिसको पानी से क्या लगने लग जाता है, डर। तो फोबिया शब्द कहीं भी आ जाए उसका मतलब होता है डर। तो एक तो होगा लायोफिलिक, एक होगा लायोफोबिक। दो प्रकार के यहां पर क्या होंगे, कोलाइड या सोल का निर्माण होता है। तो अपन दोनों को डिवाइड करते हैं। चलो दोनों में फर्क क्या होता है इस चीज को समझते हैं। अब देखो एक तरफ लिख रहा हूं मैं लायोफिलिक और एक तरफ लिख रहा हूं मैं लायोफोबिक। एग्जाम्पल याद में करूंगा, बिल्कुल नहीं करने। इसको बोलते हैं द्रव स्नेही और इसको बोलते हैं द्रव विरागी। ठीक है, इनके बीच में प्यार है और यहां पर प्यार बिल्कुल नहीं है। हमें तो कोई प्यार ही नहीं करता, कर लेगा। इधर देखो लायोफिलिक, पहला पॉइंट, इनमें आकर्षण दोनों के बीच में, आकर्षण किसमें, डीएम डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज डीपी में, इनमें आकर्षण क्या होगा, अच्छा। यहां पर क्या होगा, आकर्षण बुरा। डीपी और डीएम में। दूसरा देखो भाई, दोनों आपस में चाहत है दोनों की। कोई दो प्राणी है जो आपस में प्रेम करते हैं, तो दोनों प्रेम करने वालों को इशारा कर दो घर वाले कि ठीक है शादी कर लो, माइका लाल मिनटों में मैं बताऊं ब्याह रचा देगा। तो इधर देखो, इनमें आकर्षण यदि बढ़िया है, इसका मतलब आसानी से सस्ते मेथड होते हैं ना, सस्ते मेथड यानी सरल विधि से बनाए जा सकते हैं। इधर कैसी कंडीशन है, मुझे लड़की पसंद नहीं है, घर वाले जबरदस्ती तेरे को फूफाजी आला देवर की छोरी ब्याह करनू ही पड़सी, वो कंडीशन है लायोफोबिक। मुझे लड़की पसंद नहीं है फिर भी मेरे को उसी से शादी करनी है, किसके लिए, घराना की इज्जत बचाने के लिए। ऐसी कंडीशन में ये क्या होंगे, आसानी से प्राप्त नहीं होते। सोरे सास ब्याह थोड़ी उसी कई आना का नहीं, उसी कई कलडावण पड़ी सी। तीसरा पॉइंट देखो, शाबाश सर, मजा आएगा। इधर देखो, देख मुझे बताओ, जब इनको आसानी से बनाया जा सकता है तो क्या होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से पॉइंट समझ में आएगा। मैंने बोला था स्टार्च वाला जो पॉइंट था, उसमें मैंने स्टार्च को पानी में डाला, उसका सोल बन गया। अब मैं क्या करता हूं, उसको वापस गर्म करता हूं। गर्म करने पर आपको पता होगा स्टार्च जो है वो क्या है, वाष्पशील नहीं है, कल भी मैंने बताया था। और पानी के साथ वाष्पशील जब मैं गर्म करता रहूंगा, पानी पूरा उड़ जाएगा और उसमें क्या बन जाएगा, केवल स्टार्च बचेगा। क्लियर है। अब बताओ जब स्टार्च बनेगा, और वो किस एक प्रकार का क्या लायोफिलिक ही है, क्योंकि आसानी से बन गया था ना, क्योंकि वो द्रव्य को चाहता था। तो क्या हुआ, मैं उसमें से स्टार्च जो है उसको वापस यदि मैं निकाल लेता हूं, उस स्टार्च को वापस अलग कर लिया, पानी को उड़ा दिया। अब बताओ उस स्टार्च में वापस में पानी मिलाऊं तो वापस क्या बन जाएगा, सोल बन जाएगा ना, क्योंकि वो कैसा है, लायोफिलिक। पानी डालते वापस क्या बन जाएगा, उसका सोल बन जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, यदि एक बार परिक्षिप्त अवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम को यदि मैं अलग कर देता हूं, क्या कर देता हूं, अलग, और फिर वापस उनको क्या बनाना चाहूं, सोल बनाना चाहूं, तो क्या होगा, सोल बन जाएगा, क्योंकि वो चाहता है लिक्विड को, वो लायोफिलिक है। स्टार्च वाले एग्जांपल को आप समझ सकते हो। तो वापस क्या होगा, बन जाएगा। तो ये क्या होगा, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, प्रोसेस को रिवर्सिबल है। कैसी है, उत्क्रमणीय है। यानी एक बार यदि मैं अलग कर दूं तो वापस आसानी से क्या होगा, आप सोल तैयार कर सकते हो। लेकिन यहां पर तो ऑलरेडी क्या चल रही थी, लड़ाई चल रही थी। एक बहाना मिल गया कि काल में भी छोरी ने दूसरा छोरा के साथ में होटल पर देखी, माई का लाल कोई शादी करवा के दिखा दो, अब शादी आसानी से टूट जाएगी। और टूटने के बाद वापस
कभी जुड़ने के चांस नहीं है, क्योंकि पहले से बंदे को नफरत है, मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता, और अब तो लड़की को मैंने होटल में देख लिया, अब तो घर वाले ही कुछ ही नहीं कर सकते, अब तो शादी नहीं होगी। बोलो बालाजी महाराज की जय। अब इधर देखो, तो अब की बार क्या होगा, ये क्या होंगे, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब अब तो बोल दो अनुत्क्रमणीय। कैसे होते हैं अनुत्क्रमणीय? यदि मान लो आपने सोल बना भी दिया और यदि एक बार सोल को वापस अलग कर दिया तो आसानी से नहीं बना सकते। बात क्लियर है कि नहीं है? आसानी से नहीं बना सकते। तो आपको इसके अंदर अंतर समझ में आया लायोफिलिक और लायोफोबिक में? हाँ। एग्जाम्पल लेते हैं। इसके मैंने एग्जाम्पल लिए लायोफिलिक के। जितने भी, याद करने का तरीका बता रहा हूं, यहीं पे लोग गलती कर देते हैं, याद नहीं होते एग्जाम्पल एनसीईआरटी के। जितने भी क्या, तो इधर देखो, जितने भी आपके व्रत अणु है, और मैं तो कह रहा हूं जितने भी कार्बनिक अणु है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जाम्पल आ जाए ना, जैसे स्टार्च, ग्लूकोज, सेलुलोज, सुक्रोज, प्रोटीन, ये सब आ जाए, जिलेटिन, ये व्रत अणु आ जाए, तो आंसर क्या होगा? हमेशा लायोफिलिक। ऑर्गेनिक के जितने भी मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक के इधर क्या आ जाए? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जाम्पल आ जाए, या क्या आ जाए? धातुएं आ जाए, धातु, या सल्फेट आ जाए, धातु के सल्फेट के सोल आ जाए, धातुइक सल्फेट, धातु या उनके सल्फेट आ जाए, तो हमेशा क्या बनेगा? लायोफोबिक। जैसे मैं बोल दूं गोल्ड का सोल, सोने का सोल, कैसा होगा रे? लायोफोबिक, द्रव्य विरागी। लेकिन जैसे ग्लूकोज, स्टार्च वगैरह आ जाए तो क्या होगा? लायोफिलिक होगा। क्लियर है? कुछ एग्जाम्पल जो बार बार में पूछे जाते हैं, जो मैंने अलग अलग एग्जामों से ढूंढ के लाया हूं, जिनमें से देखो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे आपका बादल है, क्या है? बादल है। आपका जो धुआं होता है, धुआं और बादल, वो कैसा होता है? लायोफोबिक। इसमें और क्या एग्जाम्पल याद रखो? द्रव्य विरागी में आपका जो बादल है, बादल के एग्जाम्पल, बादल, आपका जो धुआं है, आपका जो रक्त है, रक्त, ये सब क्या है? हाइड्रोफोबिक है। कैसा है? हाइड्रोफोबिक है। उसके बाद में और कौन से लायोफिलिक में कौन कौन से याद करोगे आप? जैसे आपका दूध है, दूध, दूध क्या है? दूध, दूध में आपको पता है प्रोटीन है, तो दूध कैसा है? लायोफिलिक है। ये 3 एग्जाम्पल एक्स्ट्रा आप ध्यान रखोगे जो अलग अलग एग्जामों में आए हुए हैं। तो बादल, धुआं और रक्त कैसे है? लायोफोबिक, और जबकि ये कैसा है? लायोफिलिक है। कौन? दूध। तो ये हो गए इनके एग्जाम्पल। अब देखो नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। और अब वाला इंपॉर्टेंट है। इतनी देर पढ़ा इसमें तो मैंने याद करने के तरीके बता दिए, हालांकि आगे वाले भी मैं आपको याद करने के तरीके बता दूंगा। क्लियर है? अब चलते हैं। ये तो अपने क्या पढ़ा कि जो परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम उनके बीच में कैसा अट्रैक्शन है, उनमें अट्रैक्शन अच्छा है तो बढ़िया बात है, नहीं है तो अपने को जबरदस्ती उनका क्या बनाना पड़ेगा? शोल बनाना पड़ेगा। बात क्लियर है? अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे अपन क्या पढ़ेंगे? अब नेक्स्ट पॉइंट पे अपन पढ़ेंगे, चलो अब अपन क्या पढ़ेंगे? अब वाला इंपॉर्टेंट है, कोलाइड का निर्माण। अब की बार अपने को कोलाइड का निर्माण करवाना है। क्या करवाना है? कोलाइड का निर्माण करवाना है। तो देखो कोलाइड का निर्माण अलग अलग विधियों से अपन कर सकते हैं। अब मुझे बताओ अपने पास में कोलॉइड कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। वैसे तो 8 प्रकार के हैं, लेकिन आकर्षण इनमें कैसा है? इनमें आकर्षण कैसा, उसके आधार पर कितने? 2। एक तो लायोफिलिक, एक क्या है? लायोफोबिक। एक लायोफिलिक, एक लायोफोबिक, एक द्रव्यरागी, एक द्रव्य विरागी। तो मुझे बताओ जो कोलॉइड का निर्माण है मैं कितने टाइप से करूंगा? 2 टाइप से। कितने टाइप से?
2 टाइप्स है। कौन कौन से? या तो मैं क्या कर सकता हूं, डिस्पर्सन कर दूं, या तो मैं क्या कर दूं, डिस्पर्सन कर सकता हूं, या मैं क्या कर सकता हूं, कंडेंसेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रसारण, फैलना, किसी भी चीज का फैलना, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, परिक्षेपण। किसी भी चीज का फैलना। या तो मैं बड़े अणु को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूंगा तो वो सोल बना ले, या फिर दो कंडीशन है यार, क्योंकि कोई मान लो बड़ा अणु है, उसको मैं तोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसा आ जाए कि उसकी साइज कितनी हो जाए, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाए, तब तो क्या लगेगा, डिस्पर्सन लगेगा, यानी फैलना। फैलना, मान लो मैंने स्टार्च के छोटे छोटे कण लिए, उनको पानी में मैंने डाल दिया तो वो क्या बन गए, उसका सोल बन गया। चलो सामान्य बात हुई। कंडेंसेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को मिलाना। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, मिलाना, संगुणन करना। क्या करना, संगुणन करना, इकट्ठा करना चीजों को। मतलब छोटे छोटे पार्टिकल है जो सोल नहीं बना सकते, उनको एक जगह करके उनका क्या बनाना है, सोल बनाना है। तो पहला लेता हूं मैं डिस्पर्सन। पहले मेथड कौन सा लेता हूं मैं, डिस्पर्सन विधियां, यानी प्रसारण विधियां या परिक्षेपण विधियां। तो परिक्षेपण कौन कौन सी है वो समझते हैं। तो कोलॉइड का निर्माण में पहली कौन सी विधियां ले रही है, डिस्पर्सन मेथड। पहला कौन सा ले रहे हैं, डिस्पर्सन। डिस्पर्स का मतलब होता है फैलना, डिस्पर्सन मेथड, परिक्षेपण विधियां। अब यहां पर देखो, पहले बात करते हैं अपन लायोफिलिक। किसकी बात कर रहे हैं, लायोफिलिक। लायोफिलिक यानी द्रव रागी की बात कर रहे हैं। तो द्रव रागी तो क्या होगा रे, आसानी से, जैसे मैंने स्टार्च वाला बताया था अभी, आसानी से क्या होगा, अपना बना लेगा, आसानी से क्या बना लेगा, अपना कोलाइड बना लेगा। तो अब जो युक्तियां लगाऊंगा मैं, वो लगेगी पूरी की पूरी किसके बारे में पढ़नी है, हाइड्रोफोबिक के लिए। हाइड्रोफोबिक यानी द्रव विरागी के लिए, क्योंकि द्रव रागी तो आसानी से बना लेगा, उसमें कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं। उसको क्या करोगे, हल्का सा पानी में डाल के हिलाते ही क्या बन जाएगा, उसका सोल बन जाएगा। लेकिन द्रव विरागी का क्या होगा, तो द्रव विरागी के लिए अलग अलग विधियां हैं। द्रव विरागी के लिए क्या है, अलग अलग विधियां हैं, जिसमें पहली विधि क्या है, पहली विधि आपने चक्की देखी है ना, चक्की। मान लो मैंने कोई चक्की ली और चक्की में क्या होगा, यहां पर ये पट्टा चलता है, ये पट्टा चल रहा है, इसके ऊपर मान लो, और इसको घुमा रहा है, और आपकी चक्की की क्या रहते हैं, दो पार्ट रहते हैं, दो क्या रहते हैं, उसके पट रहते हैं, पार्ट जिसको आप बोलते हो मारवाड़ी में। अरे घूम जा पार्ट घूम जाओ भाई, ये दो पार्ट होते हैं, क्लियर है। इनमें से एक पार्ट क्या घूमता है, इस तरफ घूमता है, और दूसरा पार्ट किस तरफ घूमता है, इस तरफ घूमता है, क्लियर है। तो ये पार्ट घूमते हैं तो विपरीत दिशा में घूमेंगे, और पार्ट घूमेंगे तो इसके बीच में मान लो मेरे को जैसे सोने का सोल बनाना है, तो सोने की मैं बीच में परत डाल दूंगा, वो पूरी पिस जाएगी, और पिसने के बाद में क्या होगा, छोटे छोटे कण टूट जाएंगे उसको, और फिर उनको क्या डाल दूंगा मैं, पानी में डाल दूंगा, क्लियर है। तो एक तो विधि हो गई ये वाली। दूसरी देखो, चक्की से मैंने बना दिया। दूसरा देखो, अब इंपॉर्टेंट है डिस्पर्सन मेथड में। अब जो मेथड है उसमें मैं ले रहा हूं नेक्स्ट मेथड, और वो है ब्रेडिक आर्क मेथड। कौन सा ले रहा हूं, ब्रेडिक आर्क विधि, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेडिक आर्क विधि। चलो इसको समझते हैं। अब पढ़ते हैं अपन ब्रेडिक आर्क विधि। क्या ले रहे हैं, ब्रेडिक आर्क विधि। साइंटिस्ट का नाम था ब्रेडिक, आर्क का मतलब होता है आग,
बास्ते फाड़िया, फाड़िया बोलो ना, फाड़िया मारो ने, फाड़िया उठे आज तो, वो होता है आर्क। इस विधि में होता क्या, देखना क्या होगा, आपको एक चेंबर दिया जाता है, इस चेंबर में मैंने डाल दो, मेरे को क्या लेना है, सॉल्यूशन डाल दिया मैंने, ठीक है। इस सॉल्यूशन में आपको लगानी है 2 रोड, क्या लगानी है, 2 रोड लगानी है। और रोड कैसी होनी चाहिए, जिस धातु का क्या बनाना है आपको, सोल बनाना है या कोलाइड बनाना है, उसी धातु की 2 रोड लोगे, उन दोनों रोड को किससे जोड़ दोगे, बैटरी से जोड़ दोगे। क्लियर है, किससे जोड़ दोगे, बैटरी से जोड़ दोगे, ये बैटरी से जोड़ दिया। अब क्या करोगे, इसके बाहर की तरफ यहां पर इसको एक नई चेंबर में डालोगे, इसमें आपके पड़ी है बर्फ, क्या पड़ी है, बर्फ पड़ी है, पूरे चेंबर में क्या पड़ी है, बर्फ पड़ी है। आया मौसम गर्मी, ठंडी ठंडी, गर्मी गर्मी, डरमी डरमी डरमी, गर्मी गर्मी गर्मी, हाय गर्मी, गर्मी का मौसम, ये डाल दी मैंने बर्फ, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, जैसे मैं धातु डालूंगा, मतलब जैसे इसमें लाइट पास करूंगा, करंट पास करूंगा, तो यहां पर क्या उड़ेंगे, यहां पर इसकी क्या होगी, पर 2 धातु एक समान है, एक समान तार को जब जोड़ोगे तो यहां पर क्या लगेगी, आग लगेगी। उस आग से क्या होगा, इस धातु के टुकड़े टूटेंगे, टूटेंगे तो इसके जो छोटे छोटे कण है वो वाष्प बनने की कोशिश करेंगे, क्या बनने की कोशिश करेंगे, वाष्प, लेकिन वो वाष्प नहीं बन पाएंगे क्योंकि यहां पर क्या पड़ा है, बर्फ, बर्फ ने इस पानी को क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। ठंडा करने की वजह से जैसे ये भाप बनने लगे, ये जैसे टूटे वैसे के वैसे ही किसमें बदल गए, छोटे छोटे कणों में बदल गए, और इस ऐसे कणों में बदल जाते हैं जिसकी साइज कितनी हो जाती है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की। और इस 1 नैनोमीटर से यदि 1000 नैनोमीटर के बीच है तो ये क्या बना लिया, इसने कोलाइड बना लिया। अब ये विधि किस किस के लिए लगती है, सिर्फ इतना पूछा जाता है कि उस एग्जाम में कि ये विधि किस किस के लिए लगती है। तो ब्रेडिक आर्क मेथड है वो भारी धातुओं के लिए लगता है, हेवी मेटल के लिए लगता है। और कौन कौन सी के लिए लगता है, सिर्फ ध्यान रखना आपको, नंबर 1 आपके सोना, चांदी, आपका प्लेटिनम और कॉपर, इन 4 के लिए क्या लगता है, ब्रेडिक आर्क मेथड लगता है। यहां पर एक सबसे बढ़िया समझने की चीज क्या पता है क्या, यहां पर देखो डिस्पर्सन यानी परिक्षेपण भी हो रहा है और संघनन भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है। संघनन कैसे हो रहा है, पहले पार्टिकल टूट के बिखरे और फिर बर्फ के कारण वापस वहां के वहीं जम गए, वहीं के वहीं रुक गए, वाष्प बनकर उड़े नहीं, वापस वहीं ठंडे होके कोलाइड बना लिया। तो पहले वाष्प बनी, टूटे, क्या हुआ, प्रसारण, डिस्पर्सन, फिर उस पानी में ठंडे की होने की वजह से वापस वहीं पे कोलाइड का निर्माण कर लिया, वापस क्या हो गए, वो वाष्प जो बनी थी वापस किस में कन्वर्ट हो गई, कोलाइड में। तो वापस वहां पर क्या हो गया, संघनन हो गया। इसका मतलब ये ऐसी विधि है जिसमें प्रक्षेपण यानी डिस्पर्सन प्लस संघनन यानी कंडेंसेशन दोनों ही होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, भाग लेते हैं, दोनों ही प्रक्रिया यहां पर होती है ब्रेडिक आर्क विधि में। क्लियर है। नेक्स्ट मेथड देखो कोलाइड बनाने का, हाइड्रोफोबिक के लिए, क्योंकि हाइड्रोफिलिक तो क्या होगा, आसानी से बन जाएगा। हाइड्रोफोबिक में क्या होता है, नेक्स्ट मेथड देखते हैं। और नेक्स्ट मेथड है पेप्टीकरण। क्या है, पेप्टीकरण, जिसको बोलते हैं पेप्टाइजेशन। क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन, पेप्टीकरण। देखो पेप्टिक कहां से है, पेप्टी है पीपीटी से। पीपीटी का मतलब होता है अवक्षेप। अवक्षेप क्या होती है, वो चीज जो विलियन में नीचे की तरफ पेंदे में बैठ जाती है, जो घुलती नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, अवक्षेप। तो यह विधि कैसे लगाई जाती है, जब भी क्या होगा, पीपीटी बनेगी। अब ये पीपीटी कैसा होना चाहिए, शुद्ध ताजा, शुद्ध ताजा क्या होना चाहिए, पीपीटी होना चाहिए। इस शुद्ध ताजे पीपीटी को आप यदि ऐसे विलायक में डालते हो, ऐसे विलायक में डालते हो जिसमें इस पीपीटी और विलायक में
एक आयन कैसा होना चाहिए, एक आयन कॉमन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए एक आयन। जब ऐसा होता है, ऐसा होता है तो ये किसका निर्माण कर लेता है, कोलाइड का। लेकिन पीपीटी कैसा होना चाहिए, ताजा। जैसे अभी समझ में नहीं है, एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं क्या करता हूं, मैंने एग्जांपल लिया कि मैंने रिएक्शन करवाई AgI की, रिएक्शन करवाई मैंने रिएक्शन करवा दी AgNO3 की रिएक्शन करवाई मान लो, AgI के साथ में, तो एक KI के साथ में करवा दी मान लो। एक आयन कॉमन होना चाहिए, ये मैंने मान लो रिएक्शन करवाई, ठीक है। AgNO3 की रिएक्शन करवा दी या फिर AgI की रिएक्शन करवाई KI के साथ में, तो यहां पर क्या बन जाएगा, AgI प्लस वापस एक सेकेंड मैंने मान लो रिएक्शन करवाई। चलो मैं एनसीईआरटी वाला एग्जांपल लेता हूं और उसके बाद में ये वाला करवाता हूं एनसीईआरटी। यहां पर आपको क्या मान लो फेरिक हाइड्रोक्साइड है प्लस FeCl3 आप लेते हो, ठीक है। यदि फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी है, ये पीपीटी है, इस पीपीटी को यदि आप FeCl3 में डालते हो तो क्या होगा, इस फेरिक हाइड्रोक्साइड के सामने, इस फेरिक हाइड्रोक्साइड के चारों तरफ इसका जो कॉमन आयन है वो ऐसे फैलने लग जाता है, ऐसे Fe और ये Fe क्या हो जाता है, इसके चारों तरफ घूमने लग जाता है। अब यहां पर मान लो को दूसरा मॉलिक्यूल पड़ा था Fe हाइड्रोक्साइड, और यहां पर क्या आता है Fe3 प्लस। क्लियर है। अब देखो जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी था, इसके साथ में कौन घूमने लग गया, ये Fe3 आयन घूमने लगे। बताओ ये प्लस आयन है, ये प्लस आयन है, आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। यदि प्रतिकर्षण करेंगे तो क्या ये वापस अवशेप बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगे। अब अवशेप नहीं बनाएंगे और प्रतिकर्षण के कारण नीचे की तरफ भी नहीं बैठ सकते, तो ये उस विलियन में घूमते रहेंगे, और यदि घूमते रहेंगे तो विलियन कैसा बन जाएगा, कोलाइडी विलियन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोलाइडी विलियन बनाएगा। तो इसके आसपास में ये इसका गुणधर्म होता है कि जो कॉमन आयन होता है वो इस पीपीटी के अणुओं के चारों तरफ क्या कर लेता है, घेरा लगाने लग जाता है, घेरा बना लेता है। तो उस घेरा बनाने के कारण चारों तरफ क्या हो गया, धनावेश धनावेश हो गया, यहां पर धनावेश धनावेश हो गया। तो इस धनावेश के कारण क्या होगा, दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण बनता रहेगा, और प्रतिकर्षण बनने के कारण ये क्या करेंगे, उस विलयन में घूमते रहते हैं। तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल ध्यान रखना, कौन सा, FeOH का होल थ्राइस प्लस FeCl3 को यदि मिलाओगे तो क्या बनेगा, कोलाइड बनेगा। या पूछा जा सकता कौन सी विधि से फेरस हाइड्रोक्साइड का जो है वो कोलाइड बनाया जाता है, तो पेप्टीकरण विधि से। बस दो ही लाइन याद रखनी है। क्लियर है, ये हो गया पेप्टीकरण। क्लियर है, चलो तो ब्रेडिक आर्क मेथड में क्या ध्यान रखना है, ब्रेडिक आर्क विधि। ब्रेडिक आर्क विधि किसके लिए लगता है, प्लेटिनम, गोल्ड, Ag, कॉपर के लिए। उसी धातु का रोड लेना है जिसका क्या बनाना है, कोलाइड बनाना है। यहां पर दोनों विधि होती है, क्या, परिक्षेपण प्लस संगनन। ये सारी विधियां लग किसके लिए ली है, हाइड्रोफोबिक के लिए, द्रव विरागी के लिए। उसके बाद अपने क्या पढ़ा, पेप्टीकरण। दो चीजें ध्यान रखनी है, ताजा पीपीटी होना चाहिए, ताजा पीपीटी होना चाहिए, और इसके साथ में क्या होना चाहिए पेप्टीकरण में, एग्जाम्पल ध्यान रखना कौन सा, फेरिस हाइड्रोक्साइड प्लस FeCl3 का क्या बनाया जाता है, सोल बनाया जाता है या कोलाइड बनाया जाता है इस विधि से, पेप्टीकरण से। क्लियर है, चलो तो अभी तक अपन ने जो मेथड पढ़े हैं वो सारे क्या है, ये सारे मेथड में से आपको सिर्फ एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं। एग्जांपल्स प्लस पीछे की जो विधियां बताई मैंने, लायोफोबिक क्या होता है, लायोफिबिक क्या होता है, प्लस सोल जेल और पेंट वाले एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें से और आगे और विधि आएगी भाई, दो
हाँ 2 वीडियो में कंप्लीट, मतलब एक आज का वीडियो एक आगे वाली वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत छोटा चैप्टर है पर इसमें से क्वेश्चन 2 आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। इसमें एक थ्योरेटिकल पोर्शन में से, एक इन वीडियो में से आएगा, और वीडियो में से कैसा क्वेश्चन आएगा मैं आपको क्लियर बता दूंगा। चलो तो ये सारी चीजें, इसका आधा पोर्शन बच गया, आधे पोर्शन को अपन करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। और हाँ सबसे बढ़िया चीज, अब आपको आज वाले में एक कमेंट और करना है कि आपको सबसे हार्ड चैप्टर कौन सा लगता है, उसका नाम कमेंट में कर देना, ताकि वो चैप्टर मैं आपको पहले करवा दूं। मतलब इसके बाद में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है ये आप बताओगे, वरना मेरी मर्जी से तो मैं करूंगा ही। थैंक यू सो मच। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने चांद को देखते रहो। धन्यवाद।